आज के इस वीडियो में हम लोग 100 अंक हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदी 100 अंक चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति एक निबंध है जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न होगा, जयप्रकाश नारायण के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें। जयप्रकाश नारायण के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा, जयप्रकाश नारायण एक महान समाजवादी विचारक थे। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब दियारा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम हर्षु दयाल और माता का नाम फूलरानी देवी था। इनका विवाह एक महान गांधीवादी विचारक ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री से हुआ था, जिनका नाम था प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण को बचपन में बाउल के नाम से जाना जाता था, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में इनके योगदान के कारण यह जेपी मतलब जयप्रकाश के नाम से प्रसिद्ध हुए। लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के कारण जयप्रकाश नारायण को लोकनायक उपनाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में हुई, लेकिन आगे की शिक्षा इन्होंने पटना कॉलेज से प्राप्त किया था और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए थे। 1929 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये पहली बार जेल में गए थे। 1934 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के भीतर ही अंदर ही इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। 1974 ईस्वी में इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दौरान यह जेल में भी गए और इन्हीं के देखरेख में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का गठन हुआ था। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना थी उनका नाम था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की सबसे प्रमुख रचना है। 1965 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैगसेसे सम्मान से सम्मानित किया गया और 1998 ईस्वी में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न के सम्मान से विभूषित किया गया। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था जयप्रकाश नारायण का जीवन चरित्र। दूसरा प्रश्न है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार करते थे? आपका उत्तर होगा, आंदोलन के नेतृत्व के विषय में
जयप्रकाश नारायण के विचार थे, सबकी सलाह ली जाएगी, सबकी बात सुनी जाएगी, छात्रों की बात तो विशेष तौर पे सुनी जाएगी, जितना ज़्यादा हो सके छात्रों के साथ समय बिताया जाएगा, उनसे बहस किया जाएगा, उनकी बात को समझी जाएगी, उन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा, जन संघर्ष समिति की भी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने साफ शब्दों में कहा कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा, जहां बहस का मुद्दा होगा वहां पे बहस होगी, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिकी प्रवास का परिचय दें। इस अवधि में कौन सी बात आपको प्रभावित करती है? मतलब जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन के बारे में बताना है, और अमेरिका जब वो पढ़ने गए थे तो अमेरिका के प्रवास के दौरान उन्होंने क्या क्या किया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। 1921 ईस्वी में यह पटना कॉलेज के आईएससी के छात्र थे। हालांकि इनके साथ अन्य छात्र भी वहां पढ़ते थे, और सबने महात्मा गांधी के कहने पर पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इस कारण लगभग 1.5 वर्षों तक इनकी पढ़ाई चौपट हो गई, ठप हो गई। जयप्रकाश नारायण साइंस के छात्र थे, अतः इन्हें फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेजा गया, क्योंकि उनके साथ रहकर प्रयोगशाला में कुछ करके सीखेगा। जयप्रकाश नारायण के सामने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने की बात आई, ऑफर आया। जयप्रकाश नारायण ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि इन्हें पता था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय सरकार के चंदा से चलता है। तो इतने राष्ट्रभक्त थे कि जिस विद्यालय में अंग्रेजी सरकार का पैसा लगता था उस विद्यालय में नहीं पढ़े, और बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा दी। जयप्रकाश नारायण के मन में बचपन से ही अमेरिका जाकर पढ़ने के थी, लेकिन जयप्रकाश नारायण के पिताजी एक बहुत ही छोटे रेवेन्यू कर्मचारी थे, क्लर्क थे। उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वे जयप्रकाश नारायण को अमेरिका में पढ़ा सके। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके भी लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते। इस कारण जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका चले गए, नामांकन करा लिया, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिया। और कहते हैं कि गर्मी की छुट्टी जब होता था 1 महीना का, तो 1 महीना की छुट्टी में भरपूर काम करते थे, ताकि थोड़ा सा धन की प्राप्ति हो जाए और पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके अलावे प्रतिदिन सुबह शाम होटल और रेस्तरां में जाकर के बर्तन वगैरह मांजना, बैरा का काम करना कर लिया करते थे। इससे क्या होता था, पैसा भी मिल जाता था, और सुबह शाम का भोजन भी होटल में जो बचा हुआ था भोजन भी दे देता था होटल वाला। इसके अलावा लिखते हैं कि कई बार जयप्रकाश नारायण जूता पॉलिश का भी काम किए, और कई बार होटल में कोई काम नहीं होता तो संडास मतलब लैट्रिन बाथरूम को भी जाके इन्होंने साफ किया। लेकिन जब ये बीए में प्रवेश कर गए तो इनको सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलने लगा, और जब सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलने लगा तो इन्होंने अपना सारा फोकस पढ़ाई पर लगाया और अन्य एक्टिविटी में ध्यान कम दिया। तो इनका जो सबसे अच्छा बात हमको लगा ये लगा कि लर्निंग अर्निंग,
मतलब अध्ययन के साथ, पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग करना, स्वावलंबी बनने का जो इनका प्रयास था, ये बात ज़्यादा अच्छा लगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए? जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए? तो जयप्रकाश नारायण अमेरिका से लौटने पर सोचा कि जो देश गुलाम है वहां कम्युनिस्ट पार्टी को भी आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं करना चाहिए, कम्युनिस्ट को भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में या तो मध्यम वर्ग आगे होते हैं, तो पूंजीपति वर्ग आगे होते हैं, हमेशा यही दोनों वर्ग होता है। जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका से यहां पर वापस आए, हालांकि कम्युनिस्ट साम्यवादी विचारधारा के थे, वो समाजवादी विचारधारा के थे, लेकिन कम्युनिस्ट को इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी स्वतंत्रता की लड़ाई से अपने आप को अलग रखा था और कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। जयप्रकाश नारायण ने कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वह स्वतंत्रता के दीवाने थे, आज़ादी के दीवाने थे, वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे। अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करें। प्रश्न है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो ये लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांति कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। सप्रसंग व्याख्या करें। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के भाषण से लिया गया है। प्रश्न का जो वाक्य है, यह जयप्रकाश नारायण 1974 में पटना के गांधी मैदान में जो भाषण दिए, उसी का एक अंश है, एक भाषण का छोटा सा अंश है। इसमें जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि उस समय की जो सरकार थी वह जनता को, मतलब अंग्रेजी सरकार थी, जनता को किसी प्रकार का अधिकार नहीं देना चाहती थी, इसलिए जनता की सभा पर, जुलूस पर, आंदोलन पर लाठियां चलवाती, पकड़कर जेल में डाल देती, उन्हें फांसी दे देती। इसलिए जयप्रकाश नारायण कहते हैं, आखिर उनका दोष क्या था? जो सभा करते हैं उनका दोष क्या था? यही ना कि सभा में जाते हैं और देश में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए संघर्ष करते हैं। अगर ये गलती है तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन औपनिवेशिक शासक है, जो जनता को अधिकार देना नहीं चाहती। दूसरा प्रश्न है, यह भी सप्रसंग व्याख्या करना ही है आपको, कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। सप्रसंग व्याख्या करें। यह जो वाक्य है जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में दिए गए भाषण में कहा गया है। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि आज देश में जो कुछ हो रहा है, आज देश में जो कुछ हो रहा है वह नीतिगत कम है, स्वार्थगत ज्यादा है। सब आज स्वार्थ में आकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसकी कर्ता धर्ता कौन है? तो हमारे शासक हैं, और देश के जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उसी शासक के इशारे पर नाच रहा है। अतः मेरा मानना है, मतलब जयप्रकाश नारायण का मानना है कि हमें व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, बल्कि नीति से झगड़ा है। क्योंकि जो कर रहे हैं वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, सत्ता चलाने वाला कर रहा है। नीति अच्छी होगी तो व्यक्ति गलत नहीं होगा, नीतियां ही गलत है जो व्यक्ति को भी गलत बना देता है। अगला प्रश्न है, बापू और नेहरू के किस विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? बापू और नेहरू के किस विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? आपका उत्तर होगा, जयप्रकाश नारायण स्पष्ट कहते हैं, जो काम गलत होंगे उनकी नीतियां भी गलत होगी।
जो काम गलत होंगे उनकी नीतियां भी गलत होगी, अतः हम उनका विरोध करेंगे। बापू बड़े महान थे कि जब कुछ गलत हो जाता विरोध करते तो विरोध नहीं करते, बुरा नहीं मानते थे। बापू बुरा नहीं मानते थे क्योंकि वो महान थे, और उल्टे बुलाकर समझाते थे कि ये गलत हो गया है हमसे। और जवाहरलाल नेहरू तो हमारे बड़े भाई के समान थे, उनका बड़ा स्नेह था मेरे ऊपर, और मैं हमेशा उनका आदर किया करता था क्योंकि वो आदर के लायक थे। तो अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने गांधी के महानता का, जयप्रकाश नारायण ने गांधी के महानता का और जवाहरलाल नेहरू के उदारता का भी वर्णन अपने भाषण में किया, कितने महान थे दोनों। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी के इस बात से सहमत हैं? आप इसके गुणगान के लिए कहां तक सुझाव देंगे? तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं, क्योंकि सरकार की गलत नीति के कारण ही देश में महंगाई है, भूखमरी है, रिश्वतखोरी है। आज बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। सरकारी दफ्तर, बैंक, शिक्षण संस्थान, हर जगह करप्शन है, हर जगह भ्रष्टाचार है। आज हमारी युवा वर्ग इस भ्रष्टाचार रूपी अंधकार में भटक रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भ्रष्टाचार ने अपना पांव नहीं फैलाया है। अगला प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार संबंध है? दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार संबंध है? आपका उत्तर होगा, दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय के सिद्धांत पर आधारित। इसकी मान्यता है कि ग्राम सभाओं के माध्यम से ही दल विहीन लोकतंत्र को स्थापित किया जा सकता है। और मार्क्सवाद दल विहीन लोकतंत्र की हिमायती थी, मतलब कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद दल विहीन लोकतंत्र की हिमायती थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र का उद्देश्य वर्गहीन समाज की स्थापना है, क्योंकि यदि समाज में वर्ग होगा तो आदर्श लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी। अगला प्रश्न है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या आकांक्षाएं थी या अपेक्षाएं थी? संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं थी? आपका उत्तर होगा, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की यह आशा थी कि वे जनप्रतिनिधि के व्यक्तित्व पर निगरानी रखें, उनके कार्यों की निगरानी करें, सरकार के कामकाज पर ध्यान दें। जो जनप्रतिनिधि जनता के सामने जो वादा करते हैं, यदि उस वादा को पूरा नहीं करते तो उन्हें वापस बुला ले, सरकार पर हमेशा दबाव रखे दें। सरकारी कर्मचारी घूसखोरी करते हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठाएं, तब जाकर के ही सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना प्रिय अंश चुने और बताएं कि वो अधिक प्रभावित क्यों लगा। मतलब जयप्रकाश नारायण जो भाषण दिया उसमें सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा? तो आपका उत्तर होगा, अभी न जाने, जो सबसे अच्छा स्टेटमेंट लाइन है, बुक में लिखा है, देख लेंगे आप लोग, कि अभी न जाने देश की जनता को कितना मील जाना है वो स्वराज को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। कितना तो गोली के निशाने पर बन गए, कितना तो फांसी के फंदा पर झूल गए। लेकिन फिर भी हमारा देश कहां है? तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, ये बड़ा ही
प्रभावकारी स्टेटमेंट रहा। अगला प्रश्न है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण के क्या सुझाव थे? आप इसमें कहां तक सहमत हैं? चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण के क्या सुझाव थे? आप इससे कहां तक सहमत है? तो उत्तर आप लिखेंगे, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण का विचार था कि जो भी प्रत्याशी चुनाव में खड़ा हो उनके संपत्ति का ब्यौरा लिया जाए, उनके आपराधिक गतिविधियों की जांच किया जाए और चुनाव में जो धर्म जाति के आधार पर वोट मांगते हैं वैसे प्रत्याशी का बहिष्कार किया जाए, तब जाकर के आदर्श और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का निधन कहां और किस स्थिति में हुआ, परिस्थिति में हुआ? आपका उत्तर होगा, दिनकर जी का निधन इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका के हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना अंतिम रात, जीवन का अंतिम रात वहीं बिताई थी। अचानक रात में दिल का दौरा पड़ा। हालांकि रामनाथ गोयनका ने बिलिंगटन नर्सिंग होम में उनका भर्ती कराया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मतलब दिनकर जी की मृत्यु हृदय के दौरा से हुई। और अंतिम प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है? आपका उत्तर होगा, जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का अगर कोई शत्रु है तो वह है शांतिपूर्ण कार्यक्रम में विघ्न डालने वाले, बाधा डालने वाले, जनता पर लाठी बरसाने वाले, जनता पर गोली चलाने वाले, जनता के हितों को दबाने वाले जो लोग हैं, वास्तव में वही लोकतंत्र के क्या है, डेमोक्रेसी के क्या है, दुश्मन है। रहा हिंदी 12वीं कक्षा के हिंदी के शवंक के चैप्टर नंबर 3 के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। इसको सुने और अपने कॉपी पर लिख लेंगे। धन्यवाद।